वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एच चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपना वीट क्रॉप के बारे में। ठीक है, वीट क्या होता है अपना गेहूं के बारे में रहेगा। इससे पहले हमने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, साइंटिफिक नेम, राइस, बाजरा, सोरगम, मेज, ये हमने क्रॉप्स कर ली थी। और एक बात और बच्चों, वे हमारी खरीफ क्रॉप थी बच्चों। जैसे हमारा राइस था ना, राइस, बाजरा, सोरगम, सोरगम को हम ज्वार भी बोलते हैं। और अपने जो मेज थी, मेज हमारा आप बोल सकते हो कि खरीफ भी है और रबी भी है। ओके, बट ये हमारी तीन जो क्रॉप थी ये परमानेंट हमारी कौन सी थी बच्चों? हमारी खरीफी क्रॉप थी। और मेज हमारी खरीफ भी होती है, रबी भी होती है। ठीक है। और अगर फिर हम इसके बात करें तो फिर इसके बाद व्हीट आता है अपना और बारले आते हैं। ये हमारी सीरियल्स हैं बच्चों। ये पाँच छः क्रॉप हमारे क्या हैं? ये सीरियल्स हैं। क्या हैं? सीरियल्स होते हैं जो हमारे अनाज होते हैं। ठीक है, अनाज वाली फसलें जिसको हम खाते हैं जनरली, जिसके कर्नल्स को या सीड्स को। ठीक है। और वीट और बार्ले ये अपनी कौन सी हो जाएंगे? रबी क्रॉप है। कौन सी हो जाएंगे बच्चों? रबी क्रॉप है। ओके, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एक नई थॉट्स के साथ में। अपना लेसन स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का अपना थॉट से रहने वाला है बच्चों, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। ठीक है, फेल होने से मत डरो। बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। ड्रो की आपने ट्राई नहीं किया। देखो मेन बात क्या है इस थॉट्स में कि भाई हम ये ना डरे कि भी हम फेल होंगे। हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपना, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मत सोचो कि भी हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। बल्कि ड्रो कि आपने कोशिश नहीं की। आप बाद में जैसे आपका लाइफ टाइम स्पैन होता जा रहा है धीरे धीरे, बाद में आपके जाके ये रहेगा कि हाँ काश मैं ट्राई कर लेता या कर लेती। तो बच्चों मेन बात है कि अगर आपने जो डर है ना लाइफ में अगर कुछ है तो आप ये सोचना कि भाई मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, मैंने ट्राई किया या नहीं किया। ठीक है, मेन बात हुआ है। सक्सेस या फेलियर होना एक लाइफ का एक अपना पाथ में मान लो ऑब्स्टेकल से आते हैं। चलो फेलियर को बोलते हैं ऑब्स्टेकल आ गए। बट ऐसा नहीं है कि बच्चों फिर भी आप फेल ही होते जाओगे हर टाइम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और चलिए अब हम अपनी क्रॉप स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और रह गई बच्चों की, मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि भाई जो हमारी मेज है हरियाणा के अंदर बच्चों, उसको कई जगह पे हमारी खरीफ के अंदर भी सोइंग करते हैं, कई जगह पे हमारी रबी के अंदर भी करते हैं। ठीक है। और जो अपना होती है मेन, अगर आप कहोगे कि सर हरियाणा में है कौन से सीज़न की क्रॉप होती है मेज, जनरली हमारी दोनों सीज़न की होती है। अगर इसमें प्रेफरेंस की बात आ जाए, कुछ एक जगह पे हर खरीफ में भी होती है तो रबी में होती है, तो एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, आज जो हमारा क्या रहेगा, साइंटिफिक नेम रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉप के। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या अपना वीट का? ट्रेटिकम एस्टेवियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेटिकम एस्टेवियम। इसका कॉमन नेम क्या होता है? गेहूं बोलते हैं, कुछ लोग इसको कणक भी बोलते हैं और किंग ऑफ सीरियल भी बोलते हैं। क्वीन ऑफ सीरियल कौन थी अपनी? मेज थी। कौन थी? मेज, मक्का थी। ठीक है, जो कॉर्न थी अपनी। फिर बात आता है इसकी फैमिली कौन सी? पोएसी फैमिली है। ठीक है, ग्रास फैमिली, पोएसी। ओरिजिन क्या है इसका बच्चों? साउथ वेस्ट एशिया, या फिर आप लोग टर्की भी बोल सकते हो। ये C3 प्लांट है, इसका 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। पहला इसका स्टेपल जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है इसका। और लॉन्ग डे प्लांट है, इसको डे लेंथ जो होगी फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको 12 घंटे से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। फिर टिलरिंग क्रॉप है कि भी इसके टिलर्स निकल आते हैं। जैसे हमने एक गेहूं का दाना बोया था, ठीक है, एक सीड बोया था, तो बाद में देखना वो है ना इसके साइडों में से और भी निकल आते हैं। ये हमारे टिलर्स होते हैं, इनको टिलर्स बोलते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वो है ना हमारा मेल पार्ट होता है, उसके पोलन ग्रेन वो फीमेल के उसी प्लांट में क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे। ओके, फिर बात आती है बच्चों, ये हमारी नीड
इसको कूल और मॉइस्ट वेदर चाहिए होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। देखो इसमें 2 स्टेज आपने सुनने को मिलेंगी, एक होती है वेजिटेटिव स्टेज होती है, ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज होती है। देखिए वेजिटेटिव स्टेज जो ग्रोथ होती है ना, उसमें क्या होता है कि भाई वेजिटेशन जनरली हमारे स्टेम की जो लेंथ होगी ना, जो ग्रोथ होगी वो देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। और ग्रेन फॉर्मेशन में कि जो हमारा दाना होता है, जो कर्नल होता है अपना, ठीक है, वो उसकी फॉर्मेशन होती है। फिर बात आती है अगर आपका जो जैसे हमारा गेहूं की सोइंग करते हैं ना, तो हमारा ग्रेन फॉर्मेशन तब हमारे फरवरी में या फिर मार्च के स्टार्टिंग तक हमारा क्या होता है, हमारा जो ग्रेन है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स दाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस दाना बनने का फिर उसके बाद में हमारा वो फिर क्या होता है, उसको ड्राई मतलब कि इसको इस टाइप से समझो आप लोग, जैसे आप लोग उसको, ये हमारा दाना बन गया, फिर वो कच्चा होता है, धीरे धीरे वो पकता है, तो इस तरीके से वो जाएगा ना, तो उसको वार्म टेम्परेचर की आवश्यकता होगी उस टाइम तक, ठीक है, ड्राई और वार्म। तो उस टाइम पे आ भी जाते हैं हमारे थोड़ी, जैसे हमारी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है ना, धूप ज़्यादा पड़ने लग जाती है। तो प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है मैंने आप लोगों को बताया था, जनरली सीरियल्स के अंदर हमारा 10 से 12% होता है। इन्फ्लोरेसेंस को इसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। फ्रूट टाइप को इसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस को इसको स्पाइक हेड या ईयर भी बोलते हैं, बट प्रेफरेंस आपको स्पाइक को देनी है। फैट परसेंटेज कितनी होती है बच्चों, 1 से 1.5% इसमें क्या होती है, फैट होता है। फिर बात आती है स्पीसीज ऑफ वीट। स्पीसीज जो हमारी कौन कौन सी हैं वीट की, पहली है ट्राइटिकम अस्टेविया, इसको हम कॉमन वीट भी बोलते हैं, ब्रेड वीट भी बोलते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं। ये अपने एक हेक्साप्लॉइड क्या होती है, वीट की एक वैरायटी होती है। ये इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n=42 होते हैं। ये हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान, किसने, डॉक्टर एनी बोरलॉग ने। एनी बोरलॉग क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन, अगर आपने ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है रिवोल्यूशन से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और 87% है ना टोटल वीट का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर, वो अपना ट्रेटिकम अस्टेवियम का ही होता है बच्चों। फिर बात आती है अपने ट्रेटिकम ड्यूरम, इसको हम मैक्रोनी वीट बोलते हैं, सूजी सेमिया ड्यूरम भी बोलते थे। देखो जिससे मैक्रोनी बनती है वो हमारा ट्रेटिकम ड्यूरम होता है। फिर इसको हम, ये हमारा क्या होता है बच्चों, टेट्राप्लॉइड होता है। 2n= नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे इसमें, 2n=28 होंगे। 12% है जो टोटल वीट प्रोडक्शन इंडिया का, इसी से होता है। ग्रोन ये हमारा साउथ इंडिया में होता है, ये ध्यान रख लेना। ट्रेटिकम डाइकोक्यूम होता है जिसको हम एमर वीट भी बोलते हैं। इससे एक उपमा डिश प्रिपेयर की जाती है। देखो एक डिश का नाम है उपमा, तो वो डिश किससे बनती है, ट्राइटिकम डाइकोक्यूम से ही बनती है। ये भी हमारा एक टेट्राप्लॉइड होता है, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n=28 होते हैं। ये 1% टोटल वीट प्रोडक्शन होता है इंडिया में। और भी हमारी इसकी स्पीसीज जैसे ट्राइटिकम स्फेरिकोक्यूम होगा, इसको हम इंडियन ड्वार्फ या फिर क्लब वीट भी बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2n=28। ट्राइटिकम वोल्ग्योर होता है, उसमें नंबर ऑफ 28 होते हैं, ये भी टेट्राप्लॉइड होता है। आगे भी है बच्चों ट्राइटिकम मोनोकोक्यूम है, एजियोप्लॉइड है, ये हमारे डाइप्लॉइड होते हैं दोनों। ये ऊपर वाला ये है ना ट्राइटिकम स्फेरिकोक्यूम, ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, टेट्राप्लॉइड होगा। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कि रूट सिस्टम। इसके अंदर 2 रूट्स आते हैं, एक होती है सेमिनल रूट होती है, क्या होती है, क्लोनल रूट। सेमिनल रूट क्या होती है, ये हमारी टेम्परेरी रूट होती है। और प्राइमरी रूट होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे जो पौधा सा बनता निकलता है ना सीड से, तब के लिए होती है बच्चों में। वे हमारी 20 दिन तक रहती है। 20 दिन के बाद जो हमारे 21 दिन 21 से 22 दिन में हमारे कौन सी रूट स्टार्ट हो जाती है, क्लोनल रूट। इसको CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन रूट, ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जो क्लोनल रूट होती है ना वो ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है, उस स्टेज को हम CRI स्टेज बोलते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और ग्रोथ के लिए कितना चाहिए होता है, 16 से 22% डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और ऑप्टिमम मैच्योरिटी के लिए इसको 14 से 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है टेम्परेचर की। इसके लिए जो सोइल बेस्ट रहती है वो अपनी सोइल लोमी टुकले लोमी सोइल बेस्ट रहती है। और इसके बाद जो सीड रेट होता है, देखिए जनरली की बात की जाए, अगर आपसे कोई पूछ लेना कि भी सीड का जो सीड रेट कितना होता है वीट का, तो आप लोग बताओगे 100 kg/हेक्टेयर। अगर आप एकड़ में आना चाहते हो तो 100 / में 25 ऐसे कर देना, ठीक है। 40 kg/हेक्टेयर आपको एक उसमें डालना पड़ेगा 1 एकड़ में सीड, ठीक है। सीड रेट इज इंक्रीज बाय 25% इफ
फॉर ऑल द क्रॉप्स अगर 125 से 150 हो जाएगा। अगर देखो आप लेट सोइंग करते हो बच्चों, तो उसमें आपका क्या होगा, आपका सीड रेट बढ़ जाता है। कितना आपको चाहिए होता है, 25% एक्स्ट्रा लगता है आपका लेट सोइंग के लिए। ओके, और सलाइन या अल्कलाइन सोइल के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो ये आपका एक्स्ट्रा लगता है इसमें, ठीक है, 25% इन तीनों कंडीशंस के अंदर। जो सीड रेट होता है, डिबलिंग मेथड होता है एक डिबलर की हेल्प से। अगर आपने नहीं पता कि डिबलिंग मेथड क्या होता है, ये भी हमारी वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। वो कितना चाहिए होता है, 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर चाहिए होता है बच्चों इसमें डिबलिंग मेथड में। हेक्टेयर से एकड़ के अंदर मैंने बताया था, अगर आपको हेक्टेयर से एकड़ के अंदर जाना है तो 2.5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर एकड़ से आपने हेक्टेयर में आना तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी देखो, अगर आपने क्या, अगर देखो इसमें सीड रेट दे रखा 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर है, तो अगर एकड़ में कन्वर्ट करना है तो 2.5 से डिवाइड कर दो। जैसे अब मान लिया कि भाई इसका 10 केजी आ गया, अगर 10 केजी पर एकड़ है, आप हेक्टेयर के अंदर जाना चाहते हो तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका, 25 केजी आ जाएगा ना। इस प्रकार से होता है कन्वर्जन। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों, हमारे जो स्पेसिंग होती है ना, 22.5 इंटू 20 इंटू 10 से 8 स्क्वायर सेंटीमीटर तक की होती है। मीन्स इसमें क्या होगा, इरीगेटेड एरिया के लिए 22.5 इंटू में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इरीगेटेड एरिया के लिए। अगर अनइरीगेटेड एरिया की बात करें तो 20 इंटू में 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहने वाली स्पेसिंग। फिर इसके बाद आता है जो सोइंग टाइम होता है ना बच्चों, वो अक्टूबर नवंबर होता है अपना वीट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब सोइंग होती है अपनी, अक्टूबर नवंबर में होती है। वीट को रिक्वायर चाहिए होता है फाइन सीड बेड और नो क्लोड्स। मीन्स क्लोड्स का मतलब होता है, जो आप हरियाणवी में बताऊं तो डले बोलते हैं बच्चों उसको, जैसे होते हैं ना कि मिट्टी के डले बन गए, है ना, क्लोड्स बोलते हैं जिसको, इस टाइप से बड़े बड़े। तो उसमें नहीं होगी इसकी सोइंग। हमें जो हमारी होगी ना मिट्टी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना रेत की तरह, ऐसी ऐसी वो होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स फाइन सीड बेड होना चाहिए, क्लोड्स नहीं होने, डले नहीं होने चाहिए। ये नॉर्मल आपको मैं हरियाणवी में बता दिया। फिर बात आती है बच्चों सोइंग डेप्थ कितनी होती है। आइडियल वीट के लिए अपनी सोइंग डेप्थ है ना 5 सेंटीमीटर रहती है। अगर आप सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी यूज़ करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर, और डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी यूज़ करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी यूज़ करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर, और लॉन्ग वैरायटी सॉरी इतना ही करना, अगर लॉन्ग वैरायटी जैसे C306 यूज़ करें तो 6 से 7 सेंटीमीटर आपको सोइंग की डेप्थ रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका आइडियल वेट के लिए तो 5 सेंटीमीटर होती है। ये अलग अलग जो जीन की है, सिंगल डबल ट्रिपल, और ये इनके लिए अलग सोइंग डेप्थ होती है, ठीक है। जनरली आपसे पूछे तो 5 सेंटीमीटर बताओगे। मेथड ऑफ सोइंग ऑफ वीट क्या होता है बच्चों, देखो अलग अलग मेथड है, जैसे ड्रिलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, FIRB मेथड होता है एक। ड्रिलिंग में होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, सीड ड्रिल से बोते हैं, जीरो मशीन से बोते हैं, जीरो सीड मशीन, ठीक है, उनसे बोते हैं, तो उसकी ये सोइंग हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग में आपने देखा होगा छिड़क के बोते हैं। छिड़क के मीन्स जैसे ये कोई भी किसान हो गया, मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग में बता रखा है, उसके अंदर देख लेना आप मेथड ऑफ सोइंग में। तो इसमें किसान क्या करेगा, इसमें खेत के ऊपर बिखेर देगा इसको, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे खाद डालते ना, इस प्रकार से। डिबलिंग मेथड में क्या होता है, डिबलर की हेल्प से हम सोइंग करेंगे, ये भी मैंने करवा रखा है मेथड ऑफ सोइंग में। और फिर होता है बच्चों हमारा FIRB मेथड, सॉरी सोइंग बिहाइंड द प्लो। प्लो के पीछे, प्लो के पीछे क्या करोगे, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे तो हमारा प्लो होता है, हल होता है, इसके पीछे ना एक यहाँ से इस प्रकार से अटैच होती है, यहाँ पे ओरना बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे तो सीड इसके पीछे पीछे सोइंग होती चली जाएगी, ठीक है। FIRB मेथड होता है, FIRB की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्रो इरीगेटेड राइस बेड मेथड होता है। इसमें ये एक हमारा न्यू मेथड है हमारा सोइंग करने का वेट का। इस तरीके से होता है बच्चों इसके अंदर, फर्रो इरीगेटेड राइस बेड मीन्स फर्रो के अंदर इरीगेशन किया जाएगा। और कहाँ पे हमने गेहूँ उगा रखा अपने रिजिज के, ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं है। अब बात आती है बच्चों जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन। देखो ऐसी होती है जीरो टिल ड्रिल मशीन। ये जनरली हम जब यूज़ करते हैं, जैसे हमने है ना अपनी धान की है वो कटाई कर ले, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई उसमें मॉइस्चर रहता है सॉइल के अंदर। तो कुछ किसान क्या सोचते हैं कि भाई हम इसके ऊपर जैसे हर्रो चलाएंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा ही कॉस्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, अगर मॉइस्चर तो है ही नहीं अपनी उसके अंदर
लास्ट जो इरिगेशन दिया था ना हमने वीट के अंदर, तो उसमें मॉइस्चर रह गया था सोइल के अंदर, तो क्या करता है किसान, उसको उसी के डायरेक्टली ही सोइंग कर देता गेहूँ की। उसको उसके लिए कौन सी मशीन यूज होती है बच्चों, उसके लिए जीरो टिल ड्रिल सीड ड्रिल मशीन यूज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। अगर आपको नहीं पता आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। ए जीरो टिलेज सीड ड्रिल हैज़ बीन डेवलप्ड जीबी पंतनगर, ठीक है, पंतनगर में, फॉर सोइंग द वीट राइस। देखो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम ना, देखो राइस की आपने कटाई कर ली, फिर आपने वीट की सोइंग करें, तो उस क्रॉपिंग सिस्टम के लिए सीड ड्रिल ये यूज़ करते हैं अपन, जीरो सीड ड्रिल। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये हमारी, मैं फिर से बताता हूँ, ये हमारे कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, ये हमारी जीबी पंत एक यूनिवर्सिटी है हमारे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, वहाँ पे डिस्कवरी की थी, पंतनगर में एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे तो इसकी। और ये हमारी राइस कटने के बाद फिर हम वीट की सोइंग करते, तो ये सीड ड्रिल यूज़ करते हैं जीरो वाली, ठीक है। इरिगेशन स्टेज और वाटर कितनी होती है, 4 से 5 हमें पानी की आवश्यकता होती है हमारे गेहूं के लिए, ठीक है। सीआरआई स्टेज का मैंने पहले ही थोड़ा सा जिक्र किया था कि भी क्या होते हैं सीआरआई स्टेज, क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। इसमें क्या होता है, हमारे जो कॉलोनल रूट होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है ग्रोइंग होना, और ये कब स्टार्ट होती है, 21 दिन बाद होती है। देखो जनरली कई जगह पे 21 या फिर आपको 22 दिया मिलेगा ना। देखो अगर आपको 21, 22, 23, 24 इस टाइम में मिले तो 21 दिन को प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको रेंज में मिले 21 से 22, ठीक है, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 इस टाइप से मिले तो आप 21 से 22 वाले को प्रेफरेंस देगा, ठीक है। फिर आती है टिलरिंग स्टेज, आती है सीआरआई स्टेज के बाद आती है क्राउन रूट इनिशिएशन। ये जैसे आपने गेहूं बोया उसके बाद 21 दिन के बाद आपकी सीआरआई स्टेज है। उसके बाद फिर टिलर्स बनने स्टार्ट होंगे। देखो मैंने बताया था ना, जैसे एक आपका ये वीट का सीड था, इससे एक पौधा निकला, फिर बाद में धीरे धीरे उसके टिलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो टिलरिंग स्टेज होती है, वो 40 से 45 दिन तक आती है सोइंग की। फिर जॉइंटिंग स्टेज आती है बच्चों 60 से 65 दिन के बाद में, फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं 80 से 85 दिन के बाद में। फिर मिल्किंग स्टेज, जब हमारा मिल्क होती है, दूध स्टेज बोलते हैं इसको, इसमें हमारा दाना बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। 100 से 105 दिन के बाद आती है सोइंग की। डफ स्टेज वो हमारे क्या होती है, वो अपने 105 से 110 दिन के बाद आते हैं। इसमें क्या होता है, अपना दाना वो अच्छे से बनना प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छे से बन जाता है मीन्स, ठीक है, फॉर्मेशन अच्छे हो जाते हैं। फिर उसकी मैच्योरिटी होती है बच्चों 115 से 120 दिन के बाद। डे आफ्टर सोइंग है ये, DAS का मतलब डे आफ्टर सोइंग है, ठीक है। देखो एक हैप्पी सीडर होता है, एक होता है सुपर सीडर। देखो बच्चों आपने कहना कन्फ्यूज़न रहा होगा कि ये कौन सी मशीन है, ये कौन सी नहीं, आपने देखा भी होगा। तो हैप्पी सीडर में क्या होता है, नीचे अपना रूटावेटर नहीं होता अटैच, ठीक है, और सुपर सीडर में होता है बच्चों। ये मेन डिफरेंस होता है, हैप्पी में रूटावेटर नहीं होता, सुपर में रूटावेटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बच्चों। फिर कहोगे सर इसमें और इसमें क्या है, जीरो में और इसमें, ये हैप्पी सीडर है बच्चों। ये इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखो नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, और ये आप डायरेक्टली इसको यूज़ भी कर सकते हो जीरो मशीन को, आपने जो टिलेज ऑपरेशन नहीं कर रखा है फील्ड के अंदर तब भी, और बट इसको नहीं कर पाओगे आप भी, ठीक है। फिर बात आती है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है इरिगेशन की हमारे वीट के लिए, वो सीआरआई स्टेज रहती है बच्चों। सबसे मेन जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है ना, सीआरआई स्टेज होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीआरआई स्टेज किसने दी थी, BL भारद्वाज ने दी थी। किसने दी थी, BL भारद्वाज, BL है बच्चों ये, BL भारद्वाज, ठीक है। स्टेपल फूड वर्ल्ड का क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था वीट अपना। इन इंडिया फर्स्ट स्टेपल फूड राइस है, सेकंड पे अपना वीट है। अगर हरियाणा की बात करें तो वीट आ जाएगा। 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमारा वीट और राइस के ऊपर ही मेनली फोकस किया गया था, ये मैंने आपको रिवोल्यूशन के अंदर भी बताया था। मैक्सिकन जो वैरायटी आई थी मेक्सिको से, जो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, वो कौन कौन सी वैरायटी थी, लेरमा रोजो, सोनारो 63-64, मेया 64, ये अंडर HYV प्रोग्राम के अंदर ले आई गई थी, हाई एल्डिंग वैरायटी के अंदर, ठीक है। और जो टेस्ट वेट था हमारा, जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, जो 1000 दाने होते हैं ना, 1000 दाने, ठीक है, उनका जो वेट करेंगे ना वीट के, तो कितना मिलेगा वेट उनका, 40 ग्राम मिलेगा, ओके। फिर बात आती है नोरिन टेंजिन यूज़ किया गया था रेड्यूस हाइट बाय एनी बोरलॉग के द्वारा, ठीक है। नोरिन टेंजिन यूज़ किया गया था बच्चों की भी, जो वीट के ना हाइट कम
रहे, ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। हैव स्पेशल प्रोटीन मिलता है। देखो आपने देखा होगा जो गेहूं की रोटी होती है ना वो फूल जाती है अपने आँच पे, चूल्हे पे बनाते हो या फिर आप गैस चूल्हे का यूज़ करते हो, तो उसमें देखना कि आप जो रोटी है ना वो फूल जाती है अपनी, वो ग्लूटेन के कारण फूलते हैं। बट आपने जौ की बना लेना, बाजरे की बना लेना, मक्के की बना लेना, वो नहीं फूलेगी, उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, ठीक है। स्पॉन्जी प्रोटीन होता है ये अपना। व्हीट स्ट्रा जो गेहूं का जो स्ट्रा बच जाता है जिसको हम तूड़ी भी बोलते हैं, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने एनिमल की फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है ये वाला। फिर बात आती है नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रॉप को एक फिक्स सीक्वेंस के अंदर ग्रो करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे व्हीट और मस्टर्ड का रेशियो, 9 लाइन आपने किसकी लगाई, व्हीट की लगाई, ठीक है, 9 लाइन, और फिर आपने एक किसकी लगा दी, मस्टर्ड की लगा दी, एक यहाँ पे मस्टर्ड की लगा दी, फिर आपने 9 लाइन यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, 9 लाइन इस प्रकार, मतलब एक फिक्स सीक्वेंस हो गया ना बच्चों, इस टाइप से। व्हीट चिक पे रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है, और व्हीट शुगर केन के लिए हम यूज़ करते हैं 4:5:2। ओके, ध्यान रखना कि भी हम व्हीट की इंटरक्रॉपिंग किसके साथ कर सकते हैं, क्रॉप्स भी पूछ सकते हैं आपसे, इंटरक्रॉपिंग रेशियो भी पूछ सकते हैं। अगर रेशियो पूछा जाएगा तो मस्टर्ड का पूछा जाएगा, कन्फर्म है। अगर नहीं पूछा तो आपसे क्रॉप भी पूछ सकते हैं, शुगर केन, चिकपी, मस्टर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना तीनों। बायो फर्टिलाइजर, चिकपी अपना आपके माइंड में रहेगा कि क्या होता है। देखो मस्टर्ड हमारी सरसों होती है, चिकपी हमारा चना बोलते हैं जिसको, ठीक है, और शुगर केन हमारा गन्ना होता है। बायो फर्टिलाइज यूज इन व्हीट, देखो एक हमारा बायो फर्टिलाइजर मैंने बताया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं और प्लांट्स उसको क्या देता है, शेल्टर दे देता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, एजोटोबैक्टर यूज़ करते हैं। सेलिंग परसेंटेज व्हीट में कितना होता है, 60% होता है। मीलिंग, हम मील हमारा उसको हटाएंगे छिलके को ऊपर से, तो 70 से 75% तक होता है। राहत 1 और राहत 2, देखो RH1 RH2 ये हमारी सेमी डवार वैरायटी है व्हीट की, ठीक है। इंडो गंगेटिक प्लेन इज द मोस्ट स्टेबल रीजन फॉर द व्हीट कल्टिवेशन। देखो इंडो गंगेटिक प्लेन कौन सा होता है, जहाँ पे हमारा गंगा रिवर के जो आसपास का रीजन होता है ना, आसपास, वो हमारा क्या होता है, जनरली व्हीट कल्टिवेशन के लिए बेस्ट रहता है। जैसे हमारा ये अपर पोर्शन है ना, जैसे पंजाब, हरियाणा, MP, UP, कुछ एक पोर्शन बिहार का, तो ये हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन के अंदर आते हैं, ठीक है, इंडो गंगेटिक में। तो 90% ऑफ व्हीट सीड जर्मिनेशन कितने दिन में हो जाता है बच्चों, 4 से 5 दिन के अंदर सोइंग के बाद में। तो 4 से 8 दिन के बाद में ना हमारा जो व्हीट की सोइंग है वो हो जाती है जर्मिनेट। अगर वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, जर्मिनेट नहीं हो पाता, तो आपको फिर से बोना पड़ेगा, ठीक है, सोइंग करनी पड़ेगी। सेलिंग परसेंटेज व्हीट की 60 मैंने ऊपर बताई थी। ग्रेन्स जो स्टार रेशियो होता है मैक्सिकन डवार्फ वैरायटी के लिए, वो कितना होता है, 1:1.5 होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स मतलब कितना काटा जाता है, 40 से 45% तक ही काटा जाता है, ठीक है। और लेरमारो जो ऑल द 3 रेजिस्टेंट वैरायटी थी व्हीट की, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी थी, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो लेरमारो जो थी ना, वो कौन सी किससे रेजिस्टेंट थी, वो रस्ट से, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इन इंडिया इम्पोर्टेड 100 kg मैक्सिकन डवार्फ वैरायटी का व्हीट किया गया था, कौन सी थी वे वैरायटी, लेरमारो जो सोनारो 6364, ये 1963 में ले आई गई थी बच्चों। 100 kg ही व्हीट का लेके आए गए थे, फिर उसके बाद में जनरेशन से जनरेशन बनाते चले गए, ठीक है, प्रोजेनी से प्रोजेनी। जो क्रॉप हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा व्हीट का होता है। जो वर्ड सीरियल है वो कौन से वर्ड से ड्राइव है बच्चों, वो रोमन वर्ड से ड्राइव है। कौन से वर्ड से ड्राइव है, रोमन वर्ड से। सेरेस मिस, जिसका मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन होती है, मतलब अन्न की देवती। मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर, ये बात ध्यान रख लेना है, 2022 के अंदर पूछा गया था। इसमें कौन सा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है, पहले राइस मीन्स राइस व्हीट, समझे इस बात से, नहीं समझे तो पहले हम खरीफ क्रॉप को लिखते हैं, फिर हम रबी क्रॉप को लिखते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको माइंड में रखना, ठीक है। नोट, खरीफ क्रॉप इज रिटन फर्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, रिटन फर्स्ट होती है। व्हीट प्लांट अपने सेमिनल और क्राउन रूट होती है, टेम्परेरी रिस्पॉन्सिव नरिशमेंट के लिए होती है। क्राउन रूट क्या होती है, 20 से 22 दिन, देखो इसमें मैं एवरेज रेंज आ गई ना, तो 20 से 22 आ गया, तो ये आती है। और फिर इसके बाद में अपनी
आगे जो फर्दर जो रहेंगी परमानेंट कॉलोनल रूट ही रहेंगी। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कितना होगा। ड्वार्फ वैरायटी के लिए आपको NPK रेशियो कितना होगा 150-60-30, ठीक है। जिंक सल्फेट को जनरली इतना काउंट नहीं करते, बट NPK रेशियो को जनरली करते हैं। इनका रेशियो पूछ लेते हैं, ठीक है, कितना 150-60-30, क्लियर है। आपको NPK रेशियो राइस, मेज और वीट, इन तीनों का तो उंगलियों पे होना चाहिए, ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए। डोजेज हम कौन से अप्लाई करते हैं, हाफ डोज नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ P&K अप्लाइड इन द बेसल डोज। देखो बेसल डोज होती है। बेसल डोज में क्या करते हैं हम, सोइंग के जो हम यूज़ करते हैं ना, सोइंग के दौरान हम जो खाद डालते हैं, आपने देखा होगा DAP भी डालते हैं, तो वो हम जब हम सोइंग करते हैं क्रॉप्स की उसके साथ ही डालते हैं ना, तो वो अपना कौन सी होती है, बेसल डोज होती है, ठीक है। फिर हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसके बाद में जो जितना बच गया फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन के बाद। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है जो हम खड़ी फसल के अंदर अपना खाद डालते हैं, ठीक है। फिर देसी वैरायटी का इरिगेटेड एरिया के लिए NPK रेशियो कितना होता है 60-30-15, अनइरिगेटेड एरिया के लिए 30-15 और K की इसकी जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। और फिर बात आती है बच्चों वैरायटी ऑफ वीट। देखो जितने भी WH की वैरायटी पाएंगे, देखो मैं बता रहा हूँ, जितने भी WH की वैरायटी जैसे 1270 हो गई, ये बहुत बार 2-3 बार रिपीट हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन। WH 1270 बेस्ट वैरायटी है। DBW की होगी, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ठीक है, DBW। सी वाले जैसे C306 है तो देसी वैरायटी है वीट की, ये आपको जर्नली याद रखनी ही पड़ेगी। WHD की होगी, ये जितनी भी वैरायटी है ना HD 2329 ये तो याद हो ही जाएंगे आपको। जैसे C306 ये अपनी देसी वैरायटी, जितनी भी DBW की होगी, PBW की होगी या फिर WH की होगी, ये सारी कौन सी वैरायटी हो जाएंगी, ये अपनी वीट की हो जाएंगी। इतना ही ध्यान रखो, आपके टाइम आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और C306 ये बात ध्यान रख लेना हमारी देसी वैरायटी ईटिंग के लिए। WH 1025 इज आल्सो देसी वैरायटी, ये दो वैरायटी है। WH 1025 ये हमारी किसकी वैरायटी है, वीट की है, ठीक है। और HD 2329 मोस्ट कंट्रीब्यूशन किया गया था, इसका मोस्ट कंट्रीब्यूशन था इस वैरायटी का ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। हरियाणा के अंदर 80% एरिया 1105 या फिर HD 2967 का सोइंग किया जाता है। आपसे जनरली यही पूछेंगे WH की वैरायटी कौन सी है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई कौन सा क्या था। अगर डीप में उठाना हुआ तो एक बार जो हाईलाइटेड पोर्शन है इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। वीट वैरायटी जो HD 3229 वो किसके रेजिस्टेंस थी, ये हमारी येलो ब्लैक या फिर ब्राउन रस्ट के। और कर्नल बंट पाउडरी मिल्डो लूज स्मट ये हमारे इसके थे। आल भी डायरेक्ट देखो आल्सो DWR इज वैरायटी ऑफ किसकी है, वीट की है, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। तो IIWBR ये इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च आएगा बच्चों। ये क्या आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। ये कहाँ पे, अपना करनाल हरियाणा के अंदर। कहाँ पे बच्चों, ये करनाल हरियाणा के अंदर। फिर जो बूटिंग स्टेज आती है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वीट की, जो करेक्टराइज बाय स्वेलिंग ऑफ अपर मोस्ट जो इंटरनोड होती है ना उसके अंदर आती है बूटिंग स्टेज। देखो इसमें एक फ्लैग लीफ होता है, जैसे एक यहाँ पे लीफ हो गया, ठीक है, ये अपना मान लो कि भाई पत्ते हैं, और एक यहाँ पे एक फ्लैग लीफ होता है, ठीक है। फ्लैग लीफ में क्या होता है बच्चों, उससे हमारी जो बाल होते हैं ना जिसको हम स्पाइक बोलते हैं वो निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। वहाँ पे स्वेलिंग होती है इसकी, मेन बात यही है। जो स्पाइक इज इनसाइड हेल्ड इन द लास्ट लीफ और जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, देखो मैंने बता दिया, दिस इज ए स्टेज ऑफ मैक्सिकन लीफ एरिया, यही होता है, इतना ही समझो बस। फिर जो पोलन ग्रेन स्टेरिलिटी है ना, वो बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण आती है कि भाई हमारे ना पोलन ग्रेन वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, ठीक है। साइकोसैलिक ड्वार्फिंग व्हीट एजेंट है, इसको ध्यान रख लेना। डिजीज़ कौन सी आती है इसमें, येलो रस्ट आते हैं, भूरा तेला वो बोलते हैं जिसको, ठीक है, ब्राउन को, और ये पीला, ये ब्लैक, ये आते लूज स्मट आते, फ्लैग्स स्मट आते, पाउडर मिल्डो आते। बट इसमें करनाल बंट एक बहुत फेमस है, करनाल बंट एक डिजीज़ आती है, वो फ्लावरिंग स्टेज पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ध्यान रख लेना इसको। फिर अब आता है इंसेक्टिसाइड, सबसे जो इंसेक्टिसाइड नहीं, इंसेक्ट कौन से आते हैं, वीट पेड़ आता है, टर्माइट दिमक बोलते हैं, गुंजवील आता है, आर्मी वोम भी आता है, ध्यान रख लेना। आर्मी वोम पूछा गया था, ये भी 2022 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको वीट ना दे पाए तो मेज कराना इसका, ठीक है, आर्मी वोम का।
इरीगेटेड एरिया के अंदर 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर आ जाती है। रेनफीड जहाँ पे जो एरिया हमारा रेन के ऊपर डिपेंड करता है उसको रेनफीड एरिया बोलते हैं, जहाँ पे उसकी कितना आ जाती है उस एरिया की यील्ड 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर आ जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट है वो देखिए कैसे क्या, जो डेफिशिएंसी होगी ना मैग्नीज की, तो उसमें ब्राउन या फिर येलो कलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पत्ते के ऊपर। ये ध्यान रख लेना कि येलो और ब्राउन जो लाइन्स आती है लीफ में किसके डेफिशिएंसी के कारण आती है, मैग्नीज के कारण आती है। तो मैग्नीज सल्फेट डालो। अगर डेफिशिएंसी होगी आयरन की तो उसमें क्या होगा, इंटरनल क्लोरोसिस हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव येलो स्ट्रिप के कारण। येलो लीव्स यंगर लीव्स में इंटरनल क्लोरोसिस का मतलब क्या हो जाता है कि भी क्लोरोफिल है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा लीव्स के अंदर, ठीक है, आयरन के कारण आती है। तो आप आयरन फेरस सल्फेट डालो उसमें। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, अगर डेफिशिएंसी आ गई जिंक की तो डेवलपमेंट हमारा जो व्हीट और ब्राउन नेक्रोट्स या फिर मिडल एज में लीव्स में ये आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हाइफन लगा लेना। फिर बात आती है इसमें जिंक सल्फेट डालो। तो ये आपकी 3 है, आयरन की, मैग्नीज की और जिंक की, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर बात आती है कि बच्चों वीट में कौन से वीट आते हैं, आपने मोनोकोट होते हैं, एक होते हैं डाइकोट। देखो फ्लैरिस माइनस आपने बहुत बार सुना होगा, गेहूं सा होता है, पहले इतना किसी को पता नहीं था कि भाई कैसे क्या अरेंजमेंट करें, बट जो फ्लैरिस माइनर है ना वो रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट आइसोप्रोट्यूरॉन, ठीक है, एक ये हमारा हर्बिसाइड होता है एक टाइप से, वो उसके क्या होता है रेजिस्टेंट होता है। तो ये किसने दिया था, किसने किया था ये बात, डॉक्टर R.K. मलिक ने हिसार के अंदर बताया था, ठीक है। उसने सल्फोरॉन जिसको हम लीडर भी बोलते हैं, और मेटासल्फोरॉन कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ आइसोप्रोटोन अगेंस्ट द फ्लैरिस माइनर। देखो हमारे जो डॉक्टर R.K. मलिक थे ना, उन्होंने बताया था कि भी जो हमारे वीट के अगेंस्ट ना, जैसे हम आइसोप्रोटोरन यूज़ करते हैं वीट के अगेंस्ट नहीं, सॉरी, फ्लैरिस माइनर के जो हमारा गेहूं सा होता है जिसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, उसके अंदर हम उसके क्या करते हैं, हम उसको किल करने के लिए कि हम आइसोप्रोटीन का यूज़ करते थे, बट वो है ना हम दवाई भी डाल देते थे, वो हमारा हर्बिसाइड भी डाल देते थे, तो क्या होता था कि भी वो है ना बर्न भी नहीं होता था, ना ही वो ख़त्म होता, ना ही उसको कुछ ज़्यादा इतना डैमेज होता था। तो ये R.K. मलिक ने देखा, डॉक्टर R.K. मलिक ने हिसार के अंदर, बट फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि सल्फासल्फोरॉन या फिर मेटासल्फोरॉन डालो फ्लैरिस माइनर के अगेंस्ट, ठीक है। साइनोडैक्टाइलिन धूप भी आती है, आपने देखा होगा, जंगली जई भी आती है हमारे, डाइकोट कौन सी आती है, बथुआ आता है, पालक आती है, ठीक है, सेंजी आती है, ये बहुत सारी, इसके कंडाई भी आती है अपने वीट के अंदर, ये बहुत सारे हमारे क्या आते हैं, वीड आते हैं, ध्यान रख लेना इनको। हम कंट्रोल कैसे क्या करेंगे, पेंडिमिथिलिन डालेंगे प्री इमरजेंसी स्टेज पे, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना बस। और जो IIWBR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये कहाँ पे, अपना करनाल हरियाणा के अंदर। इसका पहले क्या नाम था, DWR, क्या था, DWR, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ठीक है। और क्रिटिकल एक हमारा फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, ये किसके क्रॉस से मिलके बनाया गया बच्चों, व्हीट और राई के क्रॉस से मिलके बनाया गया। और इसकी क्रिटिकल की जो वैरायटी वो कौन सी होती है, DT46, ये हमारे क्रिटिकल की वैरायटी होती है। ओके, क्लियर है। यही था आपका जो हमारा व्हीट क्रॉप थी, ये कंप्लीट होती है आपकी, एक बार्ले रहती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाल रखी है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पाओ। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ जानना चाहते हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।